तो दोस्तों फाइनली ताइवान ने चाइना के ड्रोन को मार गिराया है। और ये कह दीजिए कि ड्रोन नहीं मार गिराया बल्कि अहंकारी चाइना की नाक काट दी है लिटरली। इसके क्या महत्व है आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये आर्टिकल पढ़िए। यूरेशियन टाइम का ये आर्टिकल है और ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस बात का ऑफिशियल खुलासा करते हुए बताया गया है कि चाइना का जो ड्रोन उनके एरिया में घुसा था उसे सफलतापूर्वक मार गिराया है। वैसे यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कोई विंगलुंग 2 या फिर CH-5 रेनबो टाइप का कोई यूएवी नहीं था, लेकिन जो कुछ भी मार गिराया है यकीनन कारनामा शानदार है। इसके पीछे के मायने क्या है वो आगे आप जानने वाले हैं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए गलवान वैली में क्या हुआ था जब चाइना और भारत की सेनाओं के आपस में बहुत जबरदस्त भिड़ंत हुई थी। भारत की सेनाएं पूरी तरह से अनभिज्ञ थी, उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था चाइना के अग्रेशन का। लेकिन फाइनली चाइना की सेना आती है और भारतीय सेना से दो हाथ करती है। इस दौरान चाइनीज सेना पूरी तरह से प्रिपेयर थी और उनके पास कई सारे ऐसे नॉन लिथल वेपन्स थे जिनसे कि अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और बदकिस्मती से भारत के 20 जवान इस दौरान वीर गति को प्राप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद होता यह है कि भारत 40 से ज्यादा चाइनीज जवानों को मार गिराता है। और न केवल चाइना के 40 जवानों को मार गिराया बल्कि भारत की जो आदत बिगड़ गई इसके चलते ये चाइना के लिए बहुत घातक था, क्योंकि भारतीय सेना को इस बारे में पूरी चीजें समझ में आने लगी थी कि चाइना इस तरह से मानने वाला नहीं है। चाइना को उसी के अंदाज में जवाब देना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान को हमने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके उसी के भाषा में जवाब दिया, तब जाकर वो थोड़ा बहुत सुधरा। एग्जैक्टली इसी तरह की चीजें चाइना के खिलाफ भी करनी होगी। तो गलवान वैली के ठीक बाद जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था भारत और चाइना के बीच में, इस दौरान भारतीय सेनाएं पूरे कैलाश रेंज को अपने कब्जे में ले लेती है दोबारा। कैलाश रेंज जो कि 1962 के जमाने से चाइना के पास था और चाइना का ही कब्जा था इस एरिया में। हम लोग कैलाश मानसरोवर जाते हैं ना वीजा वगैरह लेकर चाइना की परमिशन से, उस पूरे इलाके को भारत ने कब्जा लिया था दोबारा। हालांकि बाद में फिर कुछ नेगोशिएशन के दौरान हमें वो छोड़ना पड़ा, जिसके बदले चाइना भी बॉर्डर इलाके से डीएक्सेलरेशन करता है। खैर वो बात की बात थी, लेकिन अल्टीमेटली चीजें यहाँ पर कुछ इस तरह की हुई कि भारतीय सेनाएं अब चाइना के किसी भी अग्रेशन का जवाब देना सीख चुकी थी। उन्हें अब इस चीज की आदत हो गई थी। उन्हें पता था कि यहाँ पर डू और डाई वाली कंडीशन है, मरने से बेटर है कि इन्हें मार दिया जाए। और इसी तरह की कुछ चीजें हुई है अब ताइवान के साथ। हम सभी लोग जानते हैं कि ताइवान के एयर स्पेस का वायलेशन चाइना के लिए आम था। 50-50, 40-40, 30-30 इस तरह के झुंडों में फाइटर जेट, चाइनीज फाइटर जेट ताइवान के एयर स्पेस में कभी भी घुस जाते हैं। और यहाँ तक कि ताइवान की तरफ से इनके लिए या इन्हें भगाने के लिए, खदेड़ने के लिए वार्निंग फायर भी नहीं किया जाता। नॉर्मली इन्हें डिटेक्ट करके इनके पीछे उसके फाइटर जेट लग जाते हैं और इनको फिर वहां से भागना पड़ता है। लेकिन कहने का मतलब ये सारे के सारे सुरक्षित होते हैं। तो इस तरह से चाइना का मोरल काफी हाई हो चुका था और चाइना ने इसे आदत बना लिया था। आए दिन वो ताइवान की एयर स्पेस में घुस जाता था, लेकिन अब नहीं भाई। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ताइवान के शासन वाला एक द्वीप मौजूद है साउथ चाइना सी में ही, जिसका नाम है किनमेन। ये चाइना के फिजियन प्रांत में जियोनमेन शहर के केवल 6.2 मील दूर है, यानी इनकी दूरी काफी पास है। चाइना और ताइवान की बॉर्डर्स इस इलाके में सबसे ज्यादा नजदीक है और 1950 से ही ताइवान का इसके ऊपर शासन है। इस द्वीप को हथियाने के लिए चाइना ने एक बार ताइवान के साथ युद्ध भी किया था, लेकिन उस युद्ध का नतीजा चाइना के लिए बड़ा ही भयंकर रहा और ताइवान ने एक सैनिक के बदले इनके 15 सैनिक मार गिराए थे। अभी साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के द्वारा ये खुद बताया गया है कि 1950 के दशक के बाद इस आइलैंड पर चीनी ड्रोन के साथ साथ किसी भी तरह का कोई फाइटर जेट आज तक नहीं उड़ा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी बीते मंगलवार के दिन चाइना के कुछ ड्रोन इस द्वीप समूह में घुसते हैं और वहां की फोटोग्राफी वगैरह करना शुरू कर देते हैं। कारण था वहां की मैपिंग करना। ये लोग रियल टाइम में इस एरिया में मौजूद ताइवान की सेना की सारी गतिविधियों को नोट करना चाहते थे और इसकी पूरी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी ये लोग कर रहे थे। इसी पर्पज से चाइना के कुछ ड्रोन अंदर घुसते हैं, जिन्हें की ताइवान की फोर्सेस पहले चेतावनी देती है। इसके लिए हुआ ये कि पहली बार और काफी सालों के बाद ताइवान की तरफ से फायरिंग की जाती है। अभी बीच में आपने खबर सुनी होगी ना कि चाइना को अग्रेशन दिखाते हुए ताइवान ने फायरिंग स्टार्ट कर दी, तो वो इसीलिए हुई थी, इन्हीं ड्रोन्स के खिलाफ हुई थी। लेकिन अंततः मंगलवार के दिन ही एक ड्रोन को मार गिराया जाता है ताइवान की फोर्सेस द्वारा, और ये ड्रोन चाइनीज ड्रोन था। ये वही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी वगैरह करने आया था इस द्वीप समूह की, ताकि अगर ताइवान के खिलाफ चाइना को युद्ध छेड़ता है तो उसे इस एरिया के बारे में सारी जानकारियां पहले से हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फाइनली ड्रोन को मार गिराया गया। इसके बाद चाइना कुछ भी नहीं कर सकता। आप लिख लीजिए, कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत अग्रेशन और दिखाने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ताइवान को इस वजह से अब आदत हो गई। आप ताइवान आने वाले समय में फायरिंग शॉट तो चलाएगा ही चलाएगा, लेकिन इसी के साथ साथ
ज़्यादा दिक्कत महसूस होने पर ताइवान की फोर्सेस इस तरह से कार्रवाई ज़रूर करेगी। ये एक शुरुआत थी जो कि ताइवान की तरफ से कर दी गई है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि चाइना की किसी भी अग्रेशन का ताइवान इसी अंदाज में जवाब देगा। वैसे ही ताइवान के पास इस समय अमेरिका का समर्थन मौजूद है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत जैसे कई देश उसे अघोषित समर्थन पहले दे चुके हैं। तो कहने का मतलब ताइवान भी इस समय अकेला नहीं है, काफ़ी कैपेबल है। उसने अपना डिफेंस बजट भी पहले की तुलना में कई गुना बढ़ा दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में उसकी भी मजबूती का आकलन एकदम से नहीं किया जा सकता और चाइना के खिलाफ इस तरह के अग्रेशन की इसे आप शुरुआत कह सकते हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है? ताइवान की इस कार्रवाई को आप लोग कितना पसंद कर रहे हैं, कितना नापसंद कर रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।